नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता। और सभ्यता में आज हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ट्रिक के माध्यम से जो है आपको इस आहड़ सभ्यता को इस क्लास में ही याद करवा दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं आहड़ सभ्यता। तो देखो, आहड़ सभ्यता सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना, स्थित कहाँ पे है आहड़ सभ्यता? उदयपुर में है। तो देखो अब समझो, ये है हमारा राजस्थान, है ना। ये क्या है? हमारा प्यारा सा राजस्थान है, ठीक है। समझने के हिसाब से बनाया है। ये हमारा क्या है? एक राजस्थान, हमारा राजस्थान। और आपको पता है कि राजस्थान के बीचों बीच से एक पर्वतमाला गुजरती है और उस पर्वतमाला को हम क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला। तो देखो, गुजार देते हैं बीचों बीच से एक पर्वतमाला। ये हमने क्या निकाल दी? पर्वतमाला निकाल दी। देखो, इस अरावली पर्वतमाला के तलहटी में एक जिला स्थित है और इस जिले का नाम क्या है? इस जिले का नाम है, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो आप, ये है हमारा उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला, ठीक है। राजस्थान के बीचों बीच से कौन सी पर्वतमाला गई? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में कौन सा जिला? उदयपुर जिला। और उदयपुर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी भाई? स्थापना इसकी करवाई थी, किसने करवाई थी भाई? उदय सिंह ने करवाई थी। पूछ ले कब करवाई थी? तो कब करवाई थी तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1559 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या कराई थी? उदयपुर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। अब इसी उदयपुर के पास एक पहाड़ी स्थित है। ये आपको पहाड़ी दिख रही है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई? गोगुंदा की पहाड़ी। ये हमारी क्या हो गई? गोगुंदा की पहाड़ी, है ना, ठीक है। उदयपुर मतलब अरावली की तलहटी में कौन सा जिला? उदयपुर। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह 1559 ईस्वी में। पास में एक पहाड़ी है, कौन सी? गोगुंदा की पहाड़ी। इसी गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है भाई हमारी आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी, ठीक बात है। यहाँ तक आप समझ गए। गोगुंदा पहाड़ी से कौन सी नदी निकले? आयड़ नदी। और इसी आयड़ नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आगाटपुर या आहार दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगाटपुर या आहार दुर्ग बोलते हैं। तो आयड़ नदी के पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पास का क्षेत्र या फिर आसपास का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं आगाटपुर या फिर हम क्या बोलते हैं? आहार दुर्ग, है ना, आहार दुर्ग बोलते हैं। अब देखो, ये नदी जब है ना आगे चली गई तो आगे जाके क्या करेगी? उदय सागर झील में गिरेगी। मतलब यहाँ पे एक झील का निर्माण करती है और इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील। और जिसका निर्माण भी किसने करवाया था? इसका निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1565 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या करवाया था? इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। देखो, इतना समझो कि ये राजस्थान में से बीचों बीच में से कौन सी पर्वतमाला गुजरी? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के तलहटी में कौन सा जिला स्थित? उदयपुर। और उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह 1559 ईस्वी। उसी के पास में एक पहाड़ी स्थित है, गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी से नदी कौन सी निकले? आयड़ नदी। और आयड़ नदी के आसपास के क्षेत्र क्या बोलते हैं? आगाटपुर या आहार दुर्ग बोलता है। और उसके आगे जाके एक झील का निर्माण होता है, उस झील को क्या बोलते हैं? उदय सागर झील। और जिसका निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने 1565 ईस्वी में करवाया। अब देखो, ये जो आगाटपुर और आहार दुर्ग है, ये जो है हमारे क्या होते हैं? आयड़ सभ्यता के क्या होते हैं? उपनाम होते हैं। मतलब आयड़ सभ्यता को हम दूसरे किस नाम से पुकार सकते हैं? आगाटपुर या आहार दुर्ग नाम से पुकार सकते हैं। हालांकि आहार सभ्यता के उपनाम 6 या 7 हैं, जो हम कंटिन्यू जो पढ़ते जाएंगे तो उसमें बीच में आते जाएंगे, तो हम सब लास्ट में जो एक साथ लिख लेंगे। पर अभी आप ध्यान रखिए कि एक नाम क्या हो गया? आगाटपुर और आहार दुर्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ये इस नाम से पुकारा जाता है। अब ये नदी जब आगे निकलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। और बेड़च नदी जो है यहाँ पे एक जगह पड़ती है, बिगोद। बिगोद कहाँ पे है? बिगोद है हमारे भीलवाड़ा में। यहाँ पे जाके किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है भाई? ये है हमारी बनास नदी, है ना। बेड़च नदी कहाँ जाके मिली? बनास में। बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद, और बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अब देखो, ये बेड़च नदी कहाँ जाके मिली? बनास नदी में। और बनास नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बनास संस्कृति। मतलब बनास नदी के आसपास की जो भी संस्कृति फली फूली होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बनास संस्कृति बोलेंगे। तो यहाँ की संस्कृति कैसी हो गई भाई? यहाँ की संस्कृति हो गई बनास संस्कृति। कैसी संस्कृति हो गई भाई? बनास संस्कृति हो गई, ठीक है। देखो, अब ये भी क्या हो गया? आहड़ सभ्यता का एक उपनाम हो गया। आहड़ सभ्यता के हमने अभी तक इतने से डायग्राम में 3 उपनाम पढ़ लिए।
आगाटपुर, आहार दुर्ग और बनास संस्कृति। ठीक बात है। बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, वो आपको पता है कि वो बनास नदी में जाके मिलती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्या था कि आयड़ के आसपास का क्षेत्र आगाटपुर, आहार दुर्ग, फिर क्या आता है, कौन सी झील, उदय सागर झील, देन फिर बेड़च नदी, बेड़च फिर कहाँ जाके मिलती है, बिगोट भीलवाड़ा में मिलती है, और बनास संस्कृति जो है इसका आयड़ सभ्यता का एक उपनाम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम इसकी खोज, उत्खनन और अदर जो भी प्रमाण मिले हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, यहां से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये किस किस नदी के किनारे स्थित है और कितने वर्ष पुरानी है वो हम लिख लेते हैं। देखो, स्थित कहाँ पे है, आर्य सभ्यता उदयपुर में। कितने वर्ष पुरानी है भाई, कोई पूछे कितने वर्ष पुरानी है तो 4000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पुरानी। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो नदी का नाम हमें क्या बताना है, आयड़ बताना है। आयड़, बेड़च और बनास। ठीक है, आयड़, बेड़च और बनास, तीन नदियों के नाम हम बताने हैं, तीनों के किनारे स्थित थी। अगर आप ऑप्शन में है ना ज्यादातर आयड़ नदी ही आता है तो हमें क्या करना है, आयड़ नदी के किनारे स्थित थी। आयड़ ने आगे क्या हो जाता है, बेड़च आ जाता है। ठीक है, तो आयड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पुरानी। किस नदी के किनारे स्थित है, आयड़ नदी के किनारे स्थित है, बेड़च और बनास नदी के किनारे स्थित है। और इसके दो तीन नाम हमने क्या पढ़े थे, आगाटपुर, आहार दुर्ग और बनास संस्कृति। वो हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, उपनाम एक साथ लिख लेंगे। अब देखो, बात आती है इसकी खोज की। तो भाई इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1953 में। कब हुई थी भाई, 1953 में। और खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता का नाम याद रखना है, अक्षय कीर्ति व्यास। खोजकर्ता का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास, है ना। अब देखो, इसको याद कैसे रखेंगे, कभी कभी क्या सन कंफ्यूजन हो जाता है, नाम कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी सभ्यता आगे आगे तो आप क्या होगा, सन और नाम जो है इधर उधर कंफ्यूज हो जाता है, हो जाएंगे। तो आपको याद कैसे रखना है कि भाई अक्षय ने कीर्तिमान कब स्थापित किया, 53 साल की उम्र में स्थापित किया। ऐसे याद रखो, एक लाइन याद रख लो कि भाई आयड़ की खोज कर ले, लाइन क्या याद रखनी है, अक्षय ने कीर्तिमान कब स्थापित किया, 53 साल की उम्र में क्या किया, कीर्तिमान स्थापित किया। तो उससे क्या हो जाएगा, 1953 खोज करता अक्षय कीर्ति व्यास। अब बात आती है उत्खननकर्ता की, बात आती है उत्खनन। तो उत्खनन किसने किया था, तो देखो 1955-56 में तो उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने, आरसी अग्रवाल। और आरसी अग्रवाल का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, है ना। अब देखो, पहले हमने खोजकर्ता कैसे याद किया था कि अक्षय ने कीर्तिमान कब स्थापित किया था, 53 साल की उम्र में। अब सेकंड उत्खनन करता कैसे याद रखेंगे, तो उत्खनन करता याद रखने के लिए क्या, देखो हम गाड़ी में जैसे लाइसेंस या आरसी बनवाने जाते हैं तो हम पैसे देते हैं ना, आरसी और लाइसेंस बनवाने के पैसे देते हैं। तो भाई मैंने आरसी बनवाने के टाइम पैसे कितने दिए थे, भाई मैंने 55 और 56 रुपए में क्या बनवा दी थी, आरसी बनवा ली थी। कितने रुपए में बनवा ली थी मैंने, 55 और 56 रुपए में क्या बनवा ली थी, आरसी बनवा ली थी। तो इस तरीके से आप खोजकर्ता का नाम याद हो जाएगा कि मैंने आरसी कितने रुपए में बनवाई, 55-56 रुपए में बनवाई, मतलब 1955 1956, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद खोजकर्ता आते हैं 1961 और 1962। 61 में देखो एच डी सांखलिया, 61 में कौन आया, एच डी सांखलिया। 1961-62 में कौन थे, एच डी सांखलिया। और एक और हमारे हो जाते हैं वीएन मिश्र। क्या नाम आता है इनका, वीएन मिश्र, है ना। ये क्या हो गए, हमारे उत्खनन करता हो गए। अब देखो, फर्स्ट खोजकर्ता का नाम याद हो गया, अक्षय ने कीर्तिमान कब स्थापित किया, 53 साल की उम्र में, यानी 1953, अक्षय कीर्ति व्यास खोजकर्ता। मैंने आरसी कब बनवाई थी भाई, मैंने बनवाई तो 55 और 56 रुपए में बनवा दी थी, तो 1955 1956 आरसी अग्रवाल याद हो गया। आरसी अग्रवाल का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। फिर उसके बाद एक सन याद रख लेना, 1961-62 एच डी सांकलिया और वीएन मिश्र। अब देखो, उत्खनन हो गया, तो उत्खनन में सहयोग किसने किया था, उत्खनन में सहयोग किसने किया था, तो उत्खनन में सहयोग करने का नाम आता है विजय कुमार। विजय कुमार, और एक नाम आता है पीसी चक्रवर्ती। दो नाम याद रखने हैं, क्या नाम याद रखने हैं, सहयोग किसने किया था, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती ने। और ये जो विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती थे, ये कहाँ से आए थे, राजस्थान पुरातत्व विभाग की तरफ से आए थे। राजस्थान पुरातत्व विभाग, राजस्थान पुरातत्व विभाग की तरफ से आए थे।
और एचडी सांखलिया का पूरा नाम याद रखना है तो आपको हसमुख धीरजलाल सांखलिया, हसमुख धीरजलाल सांखलिया, ठीक है। अब देखो सहयोग हो गया, खोजकर्ता हो गया, खोजकर्ता कैसे याद रखना है, उत्खननकर्ता कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई खोजकर्ता के नाम आया था अक्षय ने कीर्तिमान कब स्थापित किया, मतलब ऐसे याद रख सकते हो अक्षय ने आर्य सभ्यता खोज करके कीर्तिमान स्थापित किया, कब स्थापित किया भाई 1955 में स्थापित किया, और सॉरी 53 में स्थापित किया, और 55-56 रुपए मैंने आरसी बनवा ली थी, मतलब आरसी अग्रवाल 1955 उत्खनन करता। और सहयोगकर्ता कौन थे, ये नाम हो गया। अब देखो इस आहर सभ्यता का जो है पुराने समय में यानी प्राचीन या फिर स्थानीय भाषा में जो है इसको किस नाम से बुलाया जाता है, तो इसका देखो प्राचीन व स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, धूलकोट बोलते हैं, धूलकोट बोलते हैं ना। देखो धूलकोट बोलते हैं, और एक हम क्या बोलते हैं, रेत का टीला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेत का टीला बोलते हैं। अब देखो धूल मतलब राजस्थान की भाषा में धूल मतलब धूड़ा होता है, अपन बोलते हैं ना धूड़ा, धूले का मतलब क्या होता है, रेत, तो इससे याद रख लेना आप रेत का टीला, धूलकोट और रेत का टीला, धूल मतलब धूला और धूला मतलब क्या होता है, रेत, तो इसके स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, धूलकोट और रेत का टीला स्थानीय नाम हो जाएगा। शायद आए यहाँ तक आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है। और धूलकोट भी याद नहीं रहना तो ये याद रख लेना, उदयपुर में एक चौराहे का नाम भी है धूलकोट चौराहा, तो उससे भी आपको याद रह जाएगा कि क्या नाम है इसका, धूलकोट स्थानीय नाम, उसी से पड़ा है चौराहे का नाम, तो धूलकोट, और धूल से क्या धूले, धूले से क्या रेत का टीला। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले तरफ, आगे और क्या क्या इसके बारे में विशेषता है, प्रमाण मिले हैं, वो सब हम देखते हैं। खोजकर्ता हम पढ़ चुके हैं, उत्खननकर्ता पढ़ चुके हैं, सहयोग किसने किया वो पढ़ चुके हैं, किस नदी के किनारे स्थित है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई ये सभ्यता कैसी थी, मतलब भाई ग्रामीण थी या नगरीय थी, तो ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखो ग्रामीण मतलब गांव, जैसा गांव होता है वैसी सभ्यता थी। तो भाई गांव के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग क्या मतलब अलग अलग रहना पसंद करते हैं क्या, नहीं, गांव के लोग कैसे रहना पसंद करते हैं, एक संयुक्त परिवार बन के रहना पसंद करते हैं, मतलब सभी एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो संस्कृति, ये जो आर्य सभ्यता थी, यहाँ पे क्या था, संयुक्त परिवार था। यहाँ पे परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था भाई, कैसा परिवार था, संयुक्त परिवार था, ठीक है। अब देखो संयुक्त परिवार होगा तो खाना तो एक साथ ही बनेगा, अलग अलग खाना थोड़ी बनेगा कि एक गैस उधर, एक चूल्हा उधर, एक चूल्हा उधर, ऐसा नहीं बनेगा ना। संयुक्त परिवार है, सब साथ रह के बैठ रहे, तो एक साथ कितने चूल्हे जलाने पड़ेंगे उनको भाई, 3 4 5 6 चूल्हे एक साथ जलाने पड़ेंगे, तब जाके तो खाना सबके बनेगा। तो देखो संयुक्त परिवार है, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, 3 4 एक साथ चूल्हे के प्रमाण मिले, 3 4 चूल्हे एक साथ, 3 4 चूल्हे क्या मिले हैं, एक साथ मिले, ठीक है। और एक घर तो ऐसा था, मतलब जब खुदाई की उत्खनन किया था पता चला एक जगह तो ऐसी थी, वहां से क्या मिले, 6 चूल्हे एक साथ मिले, 6 चूल्हे एक साथ मिले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक याद हो गया कि भाई सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण गांव के लोग कैसे रहना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार है मतलब खाना कैसा बनेगा, एक साथ बनेगा, एक साथ बनेगा मतलब 3 4 चूल्हे एक साथ रखे जाएंगे, और 3 4 चूल्हे क्या करेंगे, एक साथ रखे जाएंगे, और एक जगह ऐसा मिला जहाँ पे 6 चूल्हे क्या थे, एक साथ थे। और गांव में अब देखो बात आती है कि भाई गांव में गांव का मुखिया कौन होता है, गांव का नहीं, गांव में जो परिवार होता है संयुक्त परिवार, उसका मुखिया कौन होता है, मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, या पिताजी नहीं होते तो हमारे क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो पिताजी और दादाजी होते हैं, इसका मतलब यहाँ जो है सभ्यता कैसी थी, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, पितृसत्तात्मक सभ्यता, यानी भाई पापा की चलती थी यहाँ पे, मतलब पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। ग्रामीण से इतनी चीजें याद रहनी चाहिए आपको कि संयुक्त परिवार होगा, भाई गांव में सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, खाना एक साथ बनाते हैं, मतलब 3 4 चूल्हे एक साथ मिले, और भाई गांव में संयुक्त परिवार है, उनका मुखिया कौन, दादाजी पापा जी, मतलब यानी कि कैसी सभ्यता, भाई पितृसत्तात्मक सभ्यता हो गई। अब देखो बात आती, खाना बनाने की बात आ रही थी, है ना, बात क्या थी, 3 4 चूल्हे एक साथ थे, तो खाना बनाने की बात आ रही थी। तो भाई खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अन्न चाहिए होगा ना, तो अन्न चाहिए होगा, तो अन्न के क्या मिले यहाँ पे, अन्न चाहिए होगा तो अन्न के क्या मिले भाई, भंडार मिले, यहाँ पे क्या मिले, अन्न के भंडार मिले, भंडार या फिर गोरे बोल सकते हो या फिर कोठी बोल सकते हो, अन्न के क्या मिले, भंडार, गोरी या कोठी मिली, ठीक है। अब अन्न के भंडार, गोरी या कोठी मिली। अब देखो अन्न से ही जोड़ के चलो कि अन्न है भाई, अन्न खाने के लिए सबसे पहले मतलब कुछ खाना खाना होगा, उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेहूं पिसा के लाएंगे ना,
तो यहाँ पे पिसाने के लिए क्या मिला, अनाज पीसने की चक्की मिली। तो यहाँ से याद रख लेना अन्न पीस क्या मिला, अन्न अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की मिली है ना, अनाज पीसने की क्या मिली, चक्की मिली। हाँ अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। गांव में परिवार संयुक्त, संयुक्त मतलब खाना साथ में बनाएंगे और पापा की जलेगी, पितृ सत्तात्मक सभ्यता हो गई। अब भाई खाना बनाना है तो मतलब अन्न तो होना चाहिए, अन्न का भंडार करके रखेंगे, अन्न के भंडार गोरे और कोठी मिली। अब अन्न जो है कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले पीस के खाएंगे, पीसेंगे, पीसने के बाद क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, अन्न को क्या करेंगे, पकाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिले, अनाज मतलब पके हुए अन्न खाने के क्या मिले, प्रमाण मिले, है ना। ये लोग क्या करते थे, अनाज पकाकर खाते थे, पकाकर खाते थे, है ना। अनाज कैसे खाते थे, पकाकर खाते थे। यहाँ तक याद हो गया। अनाज पहले पीसा, फिर क्या किया, पका के खाया। अब खाया, पेट भर गया, पेट भरने के बाद मतलब क्या होता है कि हम पानी पीते हैं। पानी पीने की इच्छा होगी ना भाई, खाना वाना खा लिया उसके बाद क्या होगा, पानी पीने की इच्छा होगी। तो पानी पीने के लिए इनके पास क्या था भाई, जल पात्र था। जल पात्र कैसा था, बिना हत्थे का जल पात्र था। तो यहाँ से और क्या प्रमाण मिले, तो यहाँ से आप ध्यान रख लेना कि बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। कैसा मिला है, बिना हत्थे का, बिना हत्थे का जल पात्र। जल पात्र कैसा मिला, बिना हत्थे का जल पात्र मिला। और ऐसा सेम का सेम जल पात्र हमें कहाँ देखने को मिला था, ईरान और अफगानिस्तान में देखने को मिला था। इससे हमने अनुमान लगाया था कि भाई ईरान और अफगानिस्तान से इनका कुछ ना कुछ संबंध था, या फिर ये क्या करते थे, उनसे व्यापार करते थे। तो ये बिना हत्थे का जल पात्र कहाँ देखने को मिला था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बिना हत्थे का जल पात्र ईरान और कहाँ देखने को मिला था, अफगानिस्तान में। ईरान और अफगानिस्तान में देखने को मिला था। और इसी ईरान से जोड़ के अगर आप एक चीज और याद रखना चाहो तो यहाँ से है ईरानी धूप बत्ती भी मिली थी। क्या मिली थी, धूप बत्ती नहीं, धूपदानी, ईरानी धूपदानी भी, धूपदानी भी मिली थी। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। ग्रामीण संयुक्त परिवार, फिर खाना साथ में बनाएंगे, तीन चार चूल्हे, पापा की चलेगी, पितृ सत्तात्मक सभ्यता। खाना बनाने के लिए क्या होगा, अनाज, अनाज कहाँ रखा, अनाज के भंडार थे भाई, गोरे थे, कोठी थी। उसके बाद क्या हुआ, अनाज को सबसे पहले पीसेंगे, पीसने के लिए क्या, अनाज पीसने की चक्की, चक्की पीसने के बाद क्या किया हमने, अनाज को पकाया, अनाज को पका के खाने की यहाँ की क्या थी, प्रमाण मिले थे। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई पका लिया, खाना वाना खा लिया, पेट भर दिया, उसके बाद पानी पीना, पानी पीने के लिए जल पात्र कैसा था, बिना हत्थे का जल पात्र था। और ऐसा सेम जल पात्र कहाँ से मिला, ईरान और अफगानिस्तान से मिला। और ईरान से भी एक याद रख लेना, ईरानी धूपदानी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका लो आप स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं अगले कुछ प्रमाण की तरफ। यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा अभी तक आर्य सभ्यता में। अब इसके बाद हम चलते हैं भाई तांबे की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ से और क्या प्रमाण मिले हैं। ये मैं मिटा देता हूँ। नदी आपको पता ही है और 4000 वर्ष पुरानी है। और आर्य सभ्यता है कहाँ पे, उदयपुर में। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अनाज के, तो अनाज की बात हो गई, खाने पीने की बात हो गई। अब देखो यहाँ से और क्या मिला हमें, हमें मिला तांबे की मिली थी 6 यूनानी मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं मिली थी। और 3 क्या मिली थी, मोहरें मिली थी। ठीक है, 6 क्या मिली थी, यूनानी मुद्राएं, और 3 क्या मिली थी, मोहरें मिली थी। अब देखो यूनानी मुद्राएं मिली थी, मतलब यूनान से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मतलब ये क्या करते थे, यूनान से क्या करते थे, व्यापार करते थे, आयात निर्यात जो है इनका चलता रहता था। इसलिए यहाँ पे क्या मिली, 6 यूनानी मुद्राएं मिली। अब बात करते हैं इन 6 यूनानी मुद्राओं की। तो देखो ये मुद्राएं जो थी उस पर आगे और पीछे की तरफ कुछ चित्र बने हुए थे। देखो ये एक मुद्रा का आगे वाला भाग समझ लो, ये एक मुद्रा का पीछे वाला भाग समझ लो। एक भाग पर तो बना हुआ था त्रिशूल, और दूसरे भाग पर बना हुआ था एक भाई चित्र बना हुआ था अपोलो का। अपोलो यूनानी देवता थे, एक यूनानी देवता थे, उनका क्या बना हुआ था, चित्र बना हुआ था, अपोलो का चित्र बना हुआ था। ठीक है, 6 यूनानी मुद्रा है। कैसे चित्र बना हुआ था, एक पे क्या बना हुआ था, त्रिशूल, और एक पे क्या बना हुआ था, यूनानी देवता का चित्र बना हुआ था, और त्रिशूल बना हुआ था। और त्रिशूल बना हुआ था, इसी से त्रिशूल से जोड़ के आप याद रख लेना, यहाँ पे त्रिशूल के प्रमाण भी मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, त्रिशूल के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले, आर्य सभ्यता से। क्यों मिले भाई, क्योंकि हम आर्य सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या उत्खनन में मिले हैं। अब देखो इनके हाथ में क्या था भाई, इनके हाथ में ये जो था, इनके हाथ चित्र बना हुआ था। चित्र में इनके हाथ में क्या क्या था, इनके हाथ में था तीर, धनुष और तरकश। क्या क्या था, तीर, धनुष और तरकश था। ठीक है,
तीर धनुष और तर्कस, मतलब जिसमें तीर रखते हैं वो। तो 6 यूनानी मुद्राएं थी, उसमें एक में त्रिशूल का चित्र था, एक में यूनानी देवता अपोलो का चित्र था, और इनके हाथ में क्या था, चित्र में तीर धनुष और तर्कस था, और यहाँ से त्रिशूल के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब बात समझते हैं। देखो तांबे, बात हमारी किसकी चल रही है, तांबे की चल रही है। तो भाई तांबे की यहाँ पे और क्या क्या मिली, तांबे की यहाँ पे चूड़ियाँ मिली, ठीक है, चूड़ियाँ मिली, अंगूठी मिली, और तांबे के यहाँ पे क्या मिला, चूड़ियाँ, अंगूठी और कुल्हाड़ी भी मिली। ठीक है, फिर उसी के बाद तांबे की बात चल रही है, तो तांबे की और क्या मिली, यहाँ से तांबे गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी मिली। और यहाँ से तांबे का क्या मिला, तांबे के तोल या बाट मिले, तांबे के तोल, तोल मतलब जो बाट होते हैं मापने के, वो तोल व माप मिले। उसके बाद और क्या मिला, तांबे के उपकरण मिले, तांबे के क्या मिले, उपकरण मिले। उसके बाद तांबे की क्या मिले, बहुत सारा मात्रा में तांबा मिला, अधिक मात्रा में तांबा मिला, अधिक मात्रा में तांबा मिला। देखो बहुत अधिक मात्रा में तांबा मिला ना, इसी के कारण जो है इस आर्य सभ्यता का एक नाम रखा गया ताम्रवती नगरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या मिला था, तांबा मिला था। तो इसका एक नाम और आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ताम्रवती, ताम्रवती नगरी, नगरी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, याद है आपको, समझ में आ गया। तांबे की कितनी, 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरे मिली। और यूनानी मुद्राओं के बारे में मैंने बता दिया, एक तरफ अपोलो का चित्र, एक तरफ त्रिशूल, और तांबे, तांबे से जो जो भी मिले वो सब आपके सामने, चूड़ियां, अंगूठी, कुल्हाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, तांबे के तोल माप, तांबे के उपकरण, अधिक मात्रा में तांबा मिला, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, ताम्रवती नगरी बोल दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले की तरफ। अब क्या मिले हैं, मृदभांड की बात कर लेते हैं। भाई यहाँ जो मिट्टी के बर्तन मिले थे वो किस प्रकार मिले थे और कैसे थे। देखो अब हम चलते हैं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन की तरफ। देखो यहाँ के जो मृदभांड मिले थे, मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन थे, मृदभांड। अब मृदभांड जो थे वो उल्टी तपई शैली के थे। मतलब कुम्हार जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पकाने के लिए शैली का यूज करते हैं उल्टी तपई। तो उल्टी तपई के मृदभांड मिले थे, उल्टी तपई के, उल्टी तपई के मृदभांड। अब देखो भाई उल्टी तपई क्या होता है, उल्टी तपई क्या होता है उसको समझिए। देखो कुम्हार जब भी होता है ना, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ये मटके हैं, बहुत सारे मटके रखे हुए हैं मैंने आपके सामने, ठीक है, ये मटके हैं भाई, इन मटकों को क्या करना है, पकाना है। अब पकाने के लिए क्या करेंगे कि चारों तरफ घास लगाएंगे। कुम्हार क्या करता है, इनको पकाने के लिए क्या करता है, चारों तरफ घास लगाता है। अब चारों तरफ घास लगा रहा है, ठीक है, चारों तरफ घास लगाएगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको घास को जलाएगा, जलाने से क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने से ये क्या, मिट्टी के बर्तन पक जाएंगे। अब जब जैसे ये जलाता है तो घास से क्या होता है कि कहीं कहीं जगह क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। वहां से अंदर क्या प्रवेश कर लेती है भाई, हवा अंदर प्रवेश कर लेती है। और हवा अंदर प्रवेश कर लेती है तो उससे क्या होता है कि जहां जहां ये हवा टकराएगी ना, वहां वहां मिट्टी के बर्तन कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ टकराई तो यहाँ से काला हो गया, ये यहाँ टकराई है यहाँ से काला हो गया, और ये यहाँ टकरा रही है तो यहाँ से काला हो गया। कैसा हो गया, मिट्टी का बर्तन भाई काला हो गया। अब ये तो हो गया काला, और नीचे जो बचे मिट्टी के बर्तन जहां पे हवा नहीं पहुंची वो अच्छी तरीके से पक जाएगा, और पक के कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा लाल हो जाएगा, और ये हो जाएगा काला हो जाएगा। तो इस प्रकार उल्टी तपई शैली के मृदभांड मिले थे, और उसमें क्या था कि ये लाल और काले मृदभांड थे। तो उल्टी सब तपई शैली के मृदभांड मिले थे। तो यहाँ के मृदभांड कैसे थे भाई, लाल व काले मृदभांड थे। लाल व काले मृदभांड क्यों थे वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उल्टी तपाई शैली का यूज किया गया था। लाल व काले मृदभांड मिले हैं, इसी के कारण जो है इस संस्कृति को लाल व काले मृदभांडों की संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, जो आप रखते हो ना लाल व काले मृदभांडों की संस्कृति, उसके पीछे कारण ये है। तो इसको, इसका एक और नाम क्या आ गया, लाल व काले मृदभांड की संस्कृति। क्या बोलते हैं इसको, लाल व काले मृदभांड की संस्कृति बोलते हैं। देखो अभी तक अपन ने बहुत सारे उपनाम पढ़ लिए इसके ना, वो सभी उपनाम एक साथ लास्ट में लिखेंगे। पर अभी ये समझिए कि मृदभांड कैसे थे, लाल व काले मृदभांड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लाल व काले मृदभांड की संस्कृति बोला जाता था। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जितने उपनाम हमने पढ़े ना अभी तक, उन सबको एक साथ लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो अब हम देखते हैं कि उपनाम क्या क्या हो गए थे। अभी तक हमने जितने भी उपनाम देखे थे वो सभी एक साथ लिख लेते हैं।
किसके उपनाम है भाई? ये सब है आहड़ सभ्यता के उपनाम। देखो फर्स्ट उपनाम हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला याद करो, अरावली पर्वतमाला जा रही थी उदयपुर शहर गो, फिर उसके बाद हमने देखा था कि गोगुंदा की पहाड़ी के आगे जो आयड़ का आसपास का क्षेत्र था उसको हमने क्या बोला था? आगाटपुर या आहार दुर्ग बोला था। आगाटपुर और आहार दुर्ग बोला था, ध्यान होगा आपको। सबसे पहले बताया था आहार दुर्ग। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आगे जाके वो किस में मिल गई थी? बनास नदी में मिल गई थी, तो बनास संस्कृति इसको भी नाम दिया गया है, बनास संस्कृति। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? धूलकोट बोला जाता है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं? धूलकोट। धूलकोट से अपने याद किया था धूलकोट से अपने क्या याद किया था? धूल मतलब धूला, और धूल से मतलब क्या हो गया? रेत का टीला भी बोलते हैं इसको, रेत का टीला। एक और याद रख लेना, मृतकों का टीला भी याद रख लेना, मृतकों का टीला। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था भाई? उसके बाद हमने देखा था ताम्रवती नगरी देखा था। तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसको इसलिए क्या बोला गया था? ताम्रवती नगरी बोला गया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति। लाल काले मृदबांड वाली क्या बोलते हैं इसको? संस्कृति। लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो थे आपके क्या थे? उपनाम किसके? आर्य सभ्यता के। ये आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो है मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। फिर उसके बाद लास्ट में चलते हैं, इसके क्या अन्य प्रमाण और मिले हैं वो हम लिख लेते हैं, फिर हम आर्य सभ्यता को खत्म करते हैं। तो उपनाम आपने लिख लिए हैं, तो अब हम चलते हैं प्रमाण कौन कौन से मिले हैं यहाँ से, और क्या क्या प्रमाण मिले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो और क्या क्या प्रमाण मिले भाई, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला था? एक स्फटिक और गोमेट पत्थर होता है, स्फटिक पत्थर होता है, जो चमकीला पत्थर होता है। उस चमकीला पत्थर को क्या करते हैं? छोटे छोटे तोड़ के इन्होंने मणके बनाते हैं, मतलब मोती टाइप बनाते हैं, और उससे क्या बनाते हैं? माला बनाते थे ये। तो यहाँ से क्या मिला था? कीमती पत्थर गोमेट व स्फटिक के मणकों की माला, के मणकों की क्या मिली थी यहाँ पे भाई? माला मिली थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मिला था? पूजा की थाली मिली थी, मिली थी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे मिले थे धान के भंडार, धान के प्रमाण मिले थे। ठीक है, धान के प्रमाण हो गए। उसके बाद क्या मिला था? उसके बाद यहाँ पे मिले थे एक सूती वस्त्र जो था, यहाँ पे सूती वस्त्र मिले थे, उस पर क्या मिले थे? कुछ प्रिंट मिले हुए थे, और प्रिंट कैसे थे? ठप्पा प्रिंट या फिर दाबू प्रिंट थे। तो सूती वस्त्र पर प्रिंट, सूती वस्त्र पर ठप्पा व दाबू प्रिंट, ठप्पा व क्या मिले थे? दाबू प्रिंट मिले थे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि तो एक टेराकोटा की मतलब एक वृषभ की आकृति मिली थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बनाशियन बुल बोलते हैं। टेराकोटा वृषभ आकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? बनाशियन बुल बोलते हैं। ठीक है, बनाशियन बुल बोलते हैं। टेराकोटा वृषभ की आकृति मिली थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बनाशियन बुल बोलते हैं। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी कोई आर्य सभ्यता कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफनाते थे, तो उसके कपड़े और गहने जो है साथ में दफनाते थे। तो हम लिख सकते हैं कपड़े व गहने सहित शव को क्या करते थे? दफनाते थे। शव को दफनाते थे। हाँ, और क्या मिला है भाई यहाँ से? और देखो, और अपने मेवाड़ के शासक हुए थे अल्लट, जिसके बारे में आपको पता होगा, अल्लट जिसको आलू रावल भी बोलते हैं। उनका 1010 ईस्वी का एक यहाँ पे शिलालेख मिला था। एक शिवालय था, वहां पे क्या होता है? 1010 ईस्वी का शिलालेख मिला था। उससे ये प्रमाण था कि भाई आसपास के क्षेत्र में क्या था? मेवाड़ के जो भी शासक थे उनका क्या था? शासन था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्लट
का 1010 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त हुआ था। 10 ईस्वी का क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यहाँ से एक क्या मिला था? कुंड मिला था, और उस कुंड का नाम क्या था? गंगो कुंड बोल सकते हो या फिर गंगोद्भव कुंड है ना, गंगोद्भव कुंड जो मिला था, एक कुंड भी मिला था, उसको हम क्या बोलते हैं? गंगोद्भव कुंड मिले थे। तो ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रमाण, जो इसके अतिरिक्त हमने जो वहां नहीं पढ़े थे, पीछे वाले जितने भी डिटेल्स इसमें नहीं पढ़े थे, उनको छोड़ के ये सारे जो है कीमती पत्थर मिला था भाई, जिससे क्या मिलाया था? माला बनाई थी, पूजा की थाली, धान के भंडार, ठीक है, धान के प्रमाण मिले थे। फिर उसके बाद सूती वस्त्र, ठप्पा, डाबू प्रिंट, टेराकोटा, वृषभ आकृति, जिसको बनाशिन बुल बोलते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में। फिर कपड़े और गहने सहित सबको दफनाते थे। अल्लट का 1010 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त हुआ था, और कुंड मिला था जिसको गंगोद्भव कुंड या फिर गंगू कुंड भी बोल सकते हैं ना। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रमाण, और इसी के साथ जो है हमारी आयड सभ्यता जो है आज समाप्त होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम जो है कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें, और साथ साथ में जो ट्रिक बताई गई है उनसे याद करने की कोशिश करें, ताकि आप आयड सभ्यता को कभी भूलें ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।